नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी पैट के महासंग्राम के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का समावेश किया हुआ है। ये साथियों 300 प्रश्न जो है वो पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बड़े ही ध्यानपूर्वक आप इनको पढ़िए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। साथियों, प्रैक्टिस सेट 11 में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था जिसका उत्तर कमेंट में देने के लिए कहा था। उस प्रश्न का उत्तर भी इसी वीडियो में दिया जाएगा और आज का सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा। वीडियो में ही वो सवाल आपको मिलेगा। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया था? साथियों, तुर्कान चहलगानी एक समूह था 40 तुर्क अमीर सरदारों का, तो इसलिए इसको चालीसा भी कहा गया है। चालीसा के नाम से भी फेमस हुआ है तुर्कान चहलगानी, और यह सुल्तान के मंत्रिमंडल की भांति काम करता था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी नामक एक संगठन बनाया था, इसका गठन किया था, और आगे चलकर इस चालीसा को, तुर्कान चहलगानी को बलबन द्वारा समाप्त भी कर दिया जाएगा। तो साथियों लीजिए, कल का प्रश्न जो था प्रैक्टिस सेट 11 में पूछा गया था, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है राज्यपाल। और आज का सवाल भी इसी वीडियो में आपको मिलेगा, जो आप देखिएगा और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के निवास के लिए बेलवन नामक उद्यान किसने बनवाया था? विकल्प दिए हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और चेटक। तो साथियों, बुद्ध तब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं। तो जब वो मगध में पहुंचते हैं तो मगध के शासक उस समय बिंबिसार हुआ करते थे। तो बिंबिसार ने बुद्ध के रहने के लिए बेलवन नामक उद्यान बनवाया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए, बिंबिसार। और साथियों बताते चलें, बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और चेटक, ये सभी शासक जो थे बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु था और प्रसेनजीत उस समय काशी का नरेश हुआ करता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर की संज्ञा दी गई है? विकल्प दिए हैं सूर्य, अग्निदेव, इंद्र और बृहस्पति। साथियों, पुरंदर का जो तात्पर्य होता है वो होता है किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला की संज्ञा दी गई है और वो दी गई है इंद्र को। इंद्र को ही विश्व का स्वामी कहा गया है वैदिक काल में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, इंद्र। अगला प्रश्न है, नवीनतम ज्ञात सैंधवपुरा स्थल बृहदाना कहाँ स्थित है? साथियों, सिंधु सभ्यता की जो खुदाई की शुरुआत की गई थी 1921 में। 1921 में पहला सैंधवपुरा स्थल हड़प्पा खोजा गया था। 1922 में दूसरा मोहनजोदड़ो खोजा गया था। इनकी खुदाई के बाद उस समय लगातार खुदाई की गई थी, तो लगभग 40 सैंधवपुरा स्थल खोजे गए थे, किंतु वर्तमान में यह संख्या 40 से बढ़कर लगभग 1400 तक पहुंच गई है। 1400 सैंधवपुरा स्थल खोजे जा चुके हैं और अभी जो नवीनतम पुरा स्थल बृहदाना जो खोजा गया है वो खोजा गया है हरियाणा में। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? साथियों, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का जो सुल्तान था वो था अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? साथियों, आगरा नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत काल में की गई थी और उसको समय जो रहा है दिल्ली उसकी आगरा की स्थापना का वो 1504 ईस्वी रहा है। 1504 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और सिकंदर लोदी जो था वो लोदी वंश का दूसरा शासक था। लोदी वंश का संस्थापक शासक था बहलोल लोदी, उसका उत्तराधिकारी हुआ सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वो निजाम खां था, जो सिकंदर लोदी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसने आगरा की नींव डाली थी, आगरा नगर बसाया था और फिर दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा भी लेकर ये आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? विकल्प दिए हैं 1915, 1916, 1917 और 1918। साथियों बताते चलें, गांधी जी 1893 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे।
और दक्षिण अफ्रीका से वो 1915 में लौटकर वापस आए हैं। 1915 में लौटकर वापस आए हैं। 1915 में आने के पश्चात ही उन्होंने भारत में अपना पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन जो किया था वो चंपारण किया था, और वो किया था 1917 में। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? साथियों, कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी उसी की तर्ज पर भारत के मुसलमानों ने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम रखा था मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी, और ये स्थापना ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, और आगा खां को इस मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने स्वर्ण सिक्कों पर राम और सीता का चित्र अंकित करवाया था? विकल्प दिए हैं अकबर, शाहजहां, हुमायूं और औरंगजेब। तो साथियों, राम और सीता का चित्र सोने के सिक्कों पर अंकित कराने का काम किया था अकबर ने। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? साथियों, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुई थी, और अंत हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। तो इन दिनों 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत शासन किया था। गुलाम वंश ने किया, उसके बाद खिलजी वंश ने किया, फिर तुगलक वंश ने किया, फिर सैयद वंश ने किया, तत्पश्चात सबसे अंत में लोदी वंश ने किया। तो साथियों, इन सभी वंशों के जो प्रमुख शासक हुए हैं उनमें से एक नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये तुगलक वंश का शासक था। इसके समय दिल्ली सल्तनत की जो सीमा थी, विस्तार था, वो सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? साथियों, बताते चलें, वैसे तो भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था पहला, वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, किंतु वो असफल हो गया था, वो फैक्ट्री फेल हो गई थी। यहाँ विकल्पों में फोर्ट ग्लोस्टर नहीं दिया गया है, कोलकाता भी नहीं दिया गया है। विकल्प दिए गए अहमदाबाद, वाराणसी, सूरत और मुंबई दिया गया। तो साथियों, पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था वो मुंबई में हुआ था 1854 में। अब इसे पहला क्यों मानते हैं? इसे पहला इसलिए मानते हैं कि ये भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग था। 1818 वाला फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था, ये असफल हो गया था। मुंबई में जो स्थापित हुआ था 1854 में, ये सफल सूती वस्त्र मिल थी, इसलिए इसको पहला सूती वस्त्र उद्योग मानते हैं। अगला प्रश्न है, कैक्टस वनस्पतियाँ किस प्रकार की मृदा में उगती हैं? साथियों, यूपी पैट का पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है मैंने। सभी तरह के प्रश्नों को, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, साइंस के, ईवीएस के, सब क्वेश्चन मैंने यहाँ बना के तैयार किए हुए हैं। अगर आप एक तरफ से सभी वीडियो को देखेंगे तो पूरा यूपी पैट का जीएस जो 50 से 60 नंबर का कवर करेगा, वो यहाँ से आपको कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो साथियों, कैक्टस वनस्पतियों की बात की जा रही है, तो कैक्टस वनस्पतियों के लिए यहाँ विकल्प दिए गए हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, डेल्टाई मृदा और मरुस्थली मृदा। साथियों, कैक्टस वनस्पतियाँ जो होती हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ होती हैं, वो मरुस्थली मृदा में उगती हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थापित है? विकल्प दिए हैं केन, बेतवा, चंबल और यमुना। साथियों, एक बात आपको बता देता हूँ, केन, बेतवा, चंबल ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और माता टीला बांध पूछा जा रहा है, तो माता टीला बांध स्थापित है बेतवा नदी पर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। माता टीला बांध का नया नामकरण कर दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से इसको जानते हैं, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, बाकू किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए अजरबैजान, इजराइल, तुर्की और मंगोलिया। साथियों, देश एवं उनकी राजधानियों से भी सिलेबस में दिया गया है, एक प्रश्न आने को है आपकी यूपी पैट की परीक्षा में, तो राजधानी और देशों की राजधानियां भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो साथियों, पूछा गया है बाकू किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए हैं अजरबैजान, इजराइल, तुर्की और मंगोलिया। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम या जेरूशलम भी कहते हैं इसको, यरूशलम या जेरूशलम।
यरूशलेम जो होता है, जो शहर है, उसे ये माना जाता है कि ये यहूदियों, मुस्लिम और ईसाइयों की पवित्र भूमि है यरूशलेम। तुर्की की राजधानी अंकारा है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। अगला प्रश्न है, आज का सवाल आ गया साथियों, प्रश्न आएगा बाद में। आज का सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है दक्षिण गंगोत्री, भारत मैत्री व भारती क्या है। साथियों, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती क्या हैं, ये क्या हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथियों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है। विकल्प दिए हैं कैनबरा, वेलिंगटन, ब्यूनस आयर्स और हनोई। साथियों, बताते चलें कि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, हनोई वियतनाम की राजधानी है। इनके बाद बात चलती है प्रश्न की। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है। तो दक्षिणी राजधानी कैसे पता लगती है, तो साथियों ये दक्षिणी अक्षांशों से पता लगती है कि सबसे ज़्यादा दक्षिणी अक्षांश कौन सी राजधानी के निकट है। तो वो राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। वेलिंगटन राजधानी विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है। और साथियों, यहाँ पर अगर उत्तरी राजधानी पूछ लें, विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है, तो वो है रेकजॉविक। रेकजॉविक है ये सबसे उत्तरी राजधानी है और रेकजॉविक राजधानी है आइसलैंड की। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे 5 यूरोपीय देशों की राजधानियां हैं। विकल्प दिए हैं डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी, टिबेर नदी। साथियों, ये सभी नदियां जो दी गई हैं विकल्पों में, ये यूरोप में बहने वाली नदियां हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 यूरोपीय देशों की राजधानियां किस नदी के किनारे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए, डेन्यूब। डेन्यूब नदी के किनारे 5 राजधानी शहर बसे हुए हैं और राजधानी शहर हैं वियना है, ब्राटिस्लावा है, बुखारेस्ट है, बुडापेस्ट है और बेलग्रेड है। बेलग्रेड ये सर्बिया की राजधानी है। तो इस प्रकार से ये 5 राजधानियां डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विकल्प दिए हैं 10 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी और 30 जनवरी। साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा इसके मनाने की परंपरा शुरू की गई है, क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग जो था उसकी स्थापना ही 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो साथियों, विकल्प रहेगा सही इसका आंसर सी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अन्य विकल्पों की अगर बात कर लें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है जो स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसे है। विकल्प दिए हैं राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और संसद। तो साथियों, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाता है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा हटाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया जो होती है वो संसद में चलाई जाती है। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। साथियों, राज्य विधानमंडल का पहला सदन या निम्न सदन होता है विधानसभा, और विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, बट इसे भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अगर मुख्यमंत्री सजेस्ट करता है कि विधानसभा भंग कर दी जाए तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। तो विकल्प डी राज्यपाल इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। विकल्प दिए हैं गुवाहाटी, हैदराबाद, अमरावती और चेन्नई। तो साथियों, भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय वो 25वां उच्च न्यायालय है और इस 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी अमरावती में की गई है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर कौन है। साथियों, भारत की न्यायपालिका एकल है और पूरे भारत के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ही भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर है। तो साथियों, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में दिया गया है और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में जो है वो न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। साथियों, राज्यसभा का सभापति होता है
वो उपराष्ट्रपति होता है। यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब ये उपराष्ट्रपति है साथियों, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। तो विकल्प सी राष्ट्रपति इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? विकल्प दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र और वी डी सावरकर। तो साथियों नील दर्पण नाटक जो है वो भारत के बंगाल में जो नील की खेती की जाती थी, नील की खेती के में जो शोषण किया जाता था, बागान मालिकों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, उस शोषण को बारीकी से उभारा गया है इस नील दर्पण नाटक में। और इस नील दर्पण नाटक के जो लेखक हैं वो दीनबंधु मित्र हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प दिए हैं घेंगा, स्कर्वी, रक्ताल्पता और रतौंधी। तो साथियों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। रक्ताल्पता जो होता है इसे एनीमिया कहते हैं, आयरन की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है और घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विकल्प दिए 70 बार, 72 बार, 75 बार और 77 बार। तो साथियों सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? विकल्प दिए हैं 1934, 1935, 1936 और 1949। तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जो आरबीआई जो होता है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसे केंद्रीय बैंक कहा जाता है, भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। और ये अभी इसकी जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? विकल्प दिए हैं 7.0 है, 7.0, 7.2, 7.4 और 8.0। तो साथियों रक्त का पीएच मान पूछा गया है तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। साथियों विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और 7.4 है अगर, इसका तात्पर्य होता है कि जो रक्त है वो क्षारीय है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है और अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। तो साथियों रक्त तरल संयोजी है और ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को संक्षेप में एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो निर्धारण होता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है और जो निर्धारित हो जाता है मूल्य, उस मूल्य की घोषणा जो करता है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प ए केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? विकल्प दिए हैं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केरल। तो साथियों मसालों का बागान कहा जाने वाला भारतीय राज्य है केरल। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों अंतिम प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? विकल्प दिए हैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री। तो साथियों बताते चलें कि 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग बनाया गया था और ये भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन करता था, निर्माण करता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को ये योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।